Hello everyone, रजिया बॉस्टन फ्रॉम 12 in 10। हमें बहुत खुशी है आज हमारे साथ वेटरन एक्टर्स, बहुत सीनियर एक्टर हैं, स्टेज से और फिल्मों तक का सफर और बहुत सारा वक्त आपने स्टेज को और फिल्मों को और टेलीविजन को दिया है। बहुत बड़ी फिल्में दी हैं, बड़े प्लेस दिए हैं हमें, और एक बहुत लंबे अरसे तक बहुत इंटरटेन किया है अपनी एक्टिंग से। अपने रोल जो आपने सिलेक्ट किए फिल्मों में, स्टेज पर और टेलीविजन पर। आई एम श्योर कि एवरीबडी नोज राकेश बेदी जी। राकेश जी, वेलकम एट बीडीसी। नमस्कार जी, नमस्कार। थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर सच काइंड वर्ड्स। सो राकेश जी, आपने जो अपनी शुरुआत की वो स्टेज से थी, लेकिन स्टेज के बारे में तो क्योंकि उस वक्त इतना स्टेज पॉपुलर नहीं था, मीडिया इतना पावरफुल नहीं था कि वो चीजें जो आप कर रहे थे वो आज सेव हैं या नहीं है मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये जो है जिंदगी, टेलीविजन से जो आपका सफर था वो सबको याद है। और उससे पहले एक दूजे के लिए, और उससे पहले की जो आपकी अर्ली मूवीज हैं जिसमें आपने कमल हसन, संजीव कुमार और फारूक शेख साहब जैसे एक्टर्स के साथ काम किया, और आपकी लाइफ वहां से शुरू हुई, फिल्मी लाइफ। तो वो वक्त आपका लिए कैसा था? देखिए, वो एक अलग किस्म का टाइम था। आज के टाइम से उसे कंपेयर नहीं कर सकते। तब क्या था कि टीवी तो था नहीं, सिर्फ फिल्में ही थी। और फिल्मों को प्रमोट करने के लिए भी टीवी नहीं था, कोई डिजिटल मीडिया नहीं था, सिर्फ पोस्टर थे जो आप लगा सकते हैं रोड साइड पे। तो यही एक पब्लिसिटी का तरीका था। और यहाँ पर अखबारों के एड्स भी इतने नहीं थे, और रेडियो भी इतना प्रचलित नहीं था कि रेडियो में आप एड्स दे दें। तो बहुत ही एक आप समझिए कि मुश्किल दौर इस तरह से था बिकॉज यू डिडंट नो हाउ टू। काम एक तो कम था बिकॉज टेलीविजन तो था नहीं, सिर्फ फिल्में थी। और दूसरा, फिर अगर फिल्म आपने कर भी ली तो उसको प्रमोट कैसे करें आप। जी। तो ये सब मुश्किलातें काफी थी उस जमाने में, लेकिन फिर भी लोगों ने सर्वाइव किया और इंडस्ट्री सर्वाइव की इतने सालों से। इतनी बड़ी बड़ी फिल्में लगी और प्रमोशन हुआ, हमें याद है हमारे तुम्हारे, और उसके बाद फिर एक दूजे के लिए। तो ये फिल्में, गाने भी हमने बहुत सुने हैं, वो आते थे, रिकॉर्ड आते थे, ब्लैक वाले जो होते थे ना। जी। वो उसपे वो तो गाने हमने बहुत सुने हैं उस पे, और वो लाते थे, हम देखते थे, लेकिन फिल्में तो हिट होती थी। हाँ, एलपी बोलते थे, एलपी बोलते थे, लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड। जी 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 जी। तो लेकिन और मैंने तो वो उसके लोगों तक पहुंचते थी चीजें। हाँ जी, उसके पहले का जमाना भी मैंने देखा है। मेरे जो नाना जी थे ना, नाना जी मेरे, उनके पास वो था, ग्रामोफोन था। ग्रामोफोन जी। तो उसमें वो लगाकर, रिकॉर्ड लगाकर, उसके आगे ऐसे वो एक बड़ा मुंह लगा होता था, यू नो, ऐसा जिसके का मुंह खुला होता था, एक स्पीकर टाइप। उसमें चाबी भरनी पड़ती थी जी। तो चाबी भरते थे तब वो चलता था। तो वो भी मैंने देखा हुआ है। फिर ये एलपी वगैरह का तो देखा ही हुआ है, रिकॉर्ड वगैरह जो। हाँ, क्योंकि हमने जो पहले गाने सुने हैं एक दूजे के लिए के, वो उसी पर शुरुआत उसी से की थी हमने, हमारे इसके। तो आप ये बताइए कि व्हाट आर सम फन थिंग्स यू एंड योर फ्रेंड्स डिड टुगेदर व्हेन यू वर डिप्लॉयड ड्यूरिंग शूटिंग और इन पार्टी समवेयर। तो जब इतने बड़े बड़े नाम आप सब एक साथ फिल्मों में आ रहे थे, तो क्या कैसे टाइम पास होता था, शूट पर या पार्टीज में या घरों में, फ्रेंडशिप? देखिए, मैं ये कहूंगा कि उस जमाने में, जब जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं, जब टेलीविजन नहीं था, डिजिटल मीडिया नहीं था, उस जमाने में कमांडरी जो थी, आपस में जो एक हार्मनी थी एक यूनिट में एक्टर, वो बहुत ज्यादा थी। आज के लोग उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। अभी क्या हालात हैं, अभी ऐसा होता है कि एक शूट पे हर एक्टर की एक वैन होती है, एक वैनिटी वैन जिसको बोला जाए, या मेकअप वैन जो होती है, वो हर एक्टर की होती है। हर एक्टर का अपना एक स्पेस उसको दे दी जाती है कि उसमें बैठता है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था कि आप एक स्टूडियो में गए हैं, अब स्टूडियो में क्या है कि सिर्फ 4 मेकअप रूम है, सपोज, मेकअप रूम 4 हैं और एक्टर हैं 10-12। तो क्या होता था कि हीरो जो है वो एक मेकअप रूम में है,
और हीरोइन एक मेकअप रूम में है, और जितने मेल बाकी जितने भी एक्टर हैं वो सब एक मेकअप रूम में है, और जितनी फीमेल एक्ट्रेस है ना वो सब एक मेकअप रूम में। तो क्या होता था कि आप दिन भर बैठे हुए गप्पे मार रहे हैं और मजाक चल रहा है और हंस हंस के लोटपोट हो रहे हैं और जोक सुना रहे हैं और तबादला ख्यालात तरह तरह का हो रहा है। तो एक बहुत ही जबरदस्त वो वक्त था जो मैंने देखा हुआ है कि मतलब मैं कितने ऐसे इंसिडेंट है कि हंसते हंसते आंखों में से आंसू निकल जाते थे, कि इतना हम लोग एंजॉय करते थे। लेकिन अब वो ऐसा नहीं है, हर आदमी क्या है अपनी अलग स्पेस चाहता है और ज्यादा मिक्सअप नहीं होना चाहता है। तो वो एक जमाना, एक तो ये फर्क है। लेकिन मैं ज्यादा तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि मेरे थिएटर के फिल्मों के कुछ फ्रेंड्स हैं, उनमें कुछ एक्टर्स भी हैं, कुछ डायरेक्टर भी हैं, और मेरे जो इफ्ता मेरा थिएटर ग्रुप है उसके साथ भी जुड़े हुए हैं हम लोग पिछले 35-40 सालों से हर हफ्ते मिलते हैं। वंडरफुल। हर मंडे को मिलते हैं। वी मीट ऑन एवरी मंडे। और हम जहां मिलते हैं, जिस बार में मिलते हैं वो बार भी फिक्स्ड है, उसका टेबल भी फिक्स्ड है, वहां पर हमारी रिजर्व लिखा होता है। अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ना पहुंचे तब वो मालिक किसी और को देता है, वरना किसी और को नहीं देता। उसको मालूम है कि हमारे ऊपर, और ये मुंबई के बहुत सारे पेपरों ने इस बात को कवर भी किया है। और क्योंकि हम मंडे को मिलते हैं तो हमने उस ग्रुप का नाम रखा है मंडेला। इंटरेस्टिंग। तो अभी आजकल हम नहीं मिल पा रहे हैं। अरे हाँ, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि हर रोज रात को जब हम अपना अपना जाम बनाते हैं तो उसको सबको ऑन कर लेते हैं, सब ऑनलाइन आकर हम चीज। That's wonderful, wonderful. तो उस वक्त की कुछ यादें फारूक साहब के साथ, या जो आपके साथ थे सतीश शाह थे, उनके साथ की कुछ यादें? जहां तक सतीश शाह का ताल्लुक है, सतीश शाह तो मेरे बैचमेट थे FTII फिल्म इंस्टीट्यूट पूना में। हम लोग एक ही बैच में थे, हम लोग एक क्लास में थे। तो हम 2 साल तक हम एक हॉस्टल में थे। तो हमने हॉस्टल की लाइफ भी साथ में जी वहां पर, और क्लासरूम की लाइफ भी जी, और यहाँ पर आके भी हमने साथ में काफी काम किया। तो एक बहुत अच्छी हमारी दोस्ती थी सतीश शाह के साथ, बहुत अच्छी दोस्ती थी, अभी भी है। मतलब अभी भी हमारी हर हफ्ते 2-4 दिन में बात होती रहती है, या मैसेज तो रोज ही आते हैं। अब जहां तक फारूक शेख का ताल्लुक है, फारूक शेख, मैं इप्टा से हूँ। इप्टा जो थिएटर ग्रुप है, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, इट इज ओल्डेस्ट ग्रुप इन द कंट्री, आई थिंक मे बी इन द वर्ल्ड आल्सो। इट वाज फॉर्म्ड इन 1942। तो मैं आप ये समझिए 76-77 से इप्टा का मेंबर हूँ, और मेरे सीनियर इप्टा में थे फारूक शेख। हाँ, तो जब मैं इप्टा ज्वाइन किया तो फारूक शेख ऑलरेडी इप्टा के मेंबर थे और इप्टा के कई सारे नाटक करते थे। तो मेरी वहां से उनसे दोस्ती थी। तो फिल्मों की जो दोस्ती है, चश्मे बदूर की, या मैंने और उनके साथ एक फिल्म मैंने की साथ साथ की, और एक मैंने फिल्म की मेरा दामाद, और शायद एक और फिल्में भी की। तो ये दोस्ती तो हमारी एक प्रोफेशनल लेवल पे आ गई, लेकिन उसमें प्रोफेशनल था नहीं। मेरी और फारूक साहब की दोस्ती बिल्कुल ऐसी थी जैसे 2 पुराने दोस्तों की होती है, और आपको जानकर होगी, और मुझे आज तक समझ में नहीं आया क्यों, कि फारूक शेख मुझे जब भी मिलते थे मुझे यंग धर्म बोलते थे। यंग धर्म, तो मतलब ना तो मेरी हाइट ऐसी, बॉडी धर्म जी जैसी, ना मेरी ऐसी बॉडी, तो लेकिन पता नहीं क्यों मुझे छेड़ते थे। अच्छा, तो कुछ ऐसी यादें हैं फारूक साहब के साथ, आपका कोई ऐसा लम्हा जो आप मिस करें या याद रखा हुआ है अभी तक? बहुत सारे लम्हे हैं, मतलब हमने कितनी शामें साथ में बिताई हैं, अनगिनत शामें साथ में बिताई हैं, बिसाइड्स द शूटिंग, यानी कि शूटिंग के अलावा भी हमने बहुत हम बैठे हैं। और फारूक साहब में क्या था कि फारूक शेख जो थे, उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर इतनी गजब की थी कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि वो आदमी इतना मजाहिया आदमी था अपनी पर्सनल लाइफ में। उनको देख के लगता नहीं था जी। लेकिन वो इतने सेंस ऑफ ह्यूमर उनकी कमाल की थी कि आप उनसे 1 to 1 जब अगर बात करो तो आप उनसे जीत नहीं सकते। और वो आपको एक ऐसा जुमले के ऊपर जुमला, बड़े बड़े इज्जत से, तहजीब से आप बोलकर, या उसमें कोई ऐसी गाली गलौज वाली बात कभी नहीं आएगी। वो बहुत ही एक अपना रखते थे,
जिसको तमीज और तहजीब के दायरे में उसको छोड़ता नहीं था अपने दायरे, जी, और कोई गाली उनके मुंह से निकलती नहीं थी, यू नो। और इतनी हमारी अच्छी दोस्ती थी उसके बावजूद भी, बल्कि मैं तो फिर भी कभी कभी मेरे मुंह से निकल जाती थी, लेकिन उनके मुंह से कभी नहीं निकलती थी, यू नो। तो वो, और दूसरी बात, उनको खाने पिलाने का बड़ा शौक था। अच्छा, खाना खिलाने का बहुत शौक था, जितना खाने का था उससे ज्यादा खिलाने का। तो हम लोग जब भी कहीं शूटिंग कर रहे होते थे, भले ही वो हैदराबाद हो या दिल्ली हो या कोई भी शहर हो मुल्क का, तो वहां सबसे पहले लैंड करते ही वो पता करते थे कि यहाँ पर क्या क्या चीज है खाने की। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। सो व्हाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन यू हैव लर्न? इतना टाइम आपने गुजारा है लाइफ में, इतने सारे लोगों से मिले, इतना सारा काम किया, बहुत डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट लोगों के साथ, आपके पास क्या लेसन है फ्रॉम योर लाइफ? वो देखिए लेसन जो आप अपने बच्चों को भी देना चाहें। मेरे पास ये लेसन है कि देखिए, आप अपनी लाइफ को बहुत सीरियसली नहीं ले सकते। ओके, आप अपने करियर को सीरियसली लीजिए। जी, अपने करियर को सीरियसली लेने का मतलब ये है कि आप बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर अगर आज आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं 40 साल से भी ज्यादा हो गए मुझे काम करते हुए, आज आप मुझसे बात कर रहे हैं क्योंकि शायद आप चाहते हैं कि मुझसे आप बात करें, या आप चाहते हैं कि आपकी मेरी बात दुनिया तक पहुंचे। तो उसके पीछे ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, कोइंसिडेंस नहीं है, इसके पीछे एक, मतलब कि हर एक जो एक्टर इतने साल चलता है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक मेहनत तो होती है जो लोगों को दिखती नहीं है। लोगों को खाली काम दिखता है, तो जाहिर है वो दिखना भी चाहिए। अगर मेहनत दिख गई तो फिर वो काम बेकार हो जाता है, यू नो। और मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि सचिन तेंदुलकर जब चौका मारते थे तो उसमें एफर्ट नहीं नजर आता था। इसी वो इतना इजीली मारते थे कि आपको लगता था कि ये तो मैं भी मार सकता हूँ। तो उसकी ब्यूटी वही है कि एक अच्छा, कोई भी अच्छा है, आज बच्चन साहब इतना बढ़िया काम करते हैं, दिलीप साहब ने इतना बढ़िया काम किया, तो उनको देखकर उनके काम के पीछे छिपी हुई मेहनत नजर नहीं आती, लेकिन ऐसा इतना इजी वो बना देते हैं कि आपको लगता है कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन है वो मुश्किल। हाँ, नहीं, ऑफ कोर्स। इसमें से अगर दो चीजें आप या दो लेसन निकाल के आप अपने बच्चों को, अपनी दोनों बेटियों को देना चाहें, तो वो क्या होगा? देखिए मेरे दो लेसन यही हैं कि जैसे मैंने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आप अपने काम को सीरियसली लीजिए, कोई भी काम। अगर आप अपने काम को सीरियसली नहीं लेते तो आपको वो काम करने का हक नहीं है। सही। तो माय यंगर डॉटर इज एन एक्टर, मेरे साथ काम करती है, वो मेरे साथ थिएटर भी करती है, मेरे लिखे हुए प्लेज हैं बहुत सारे, उनमें कुछ प्लेज में काम करती है वो, और बाकी मेरे अलावा भी और भी काम करती है, सीरियल करती है, शॉर्ट फिल्म करती है, जो भी बहुत कुछ करती है। लेकिन मेरा लेसन हमेशा यही होता है कि आपने जैसे ही अपने काम को लाइटली लिया तो वो क्या है, कहीं ना कहीं आजकल विजिबिलिटी इतनी ज्यादा हो गई है आपके काम की। अब जैसे देखिए मेरा मेरा जितना भी काम है, हर एक्टर का जितना भी काम है, इस समय एक क्लिक के ऊपर अवेलेबल है। मतलब आपने एक बटन दबाया और आपका किसी भी एक्टर का काम आपके ड्राइंग रूम में, आपके फोन पे, आपके आईपैड पे आपके सामने आ जाएगा, आधे सेकंड में आ जाएगा, यू नो। तो सारा का सारा काम किसी का भी आ सकता है सामने। तो पहले की तरह नहीं है कि आपने काम किया, चलो यार किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा, अब ऐसा नहीं है। अब आपका काम जो है वो सबके लिए हमेशा के लिए अवेलेबल है, हमेशा के लिए। उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो उसकी खत्म ही हो चुकी है कि इस हिसाब ये इसकी एक्सपायरी डेट ही खत्म हो चुकी है। लेकिन अगर आप अच्छा काम करेंगे तो लोग उसको बार बार देखेंगे, बुरा काम करेंगे तो आपका काम शेल्फ पे पड़ा रहेगा, देखेगा कोई नहीं। करेक्ट। अगर जैसे आपने बहुत ज्यादा कॉमिक रोल किए हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप हंस रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं अंदर लोनलीनेस है आपके उस वक्त? देखिए ये सवाल आपने जो पूछा है बड़ा अच्छा भी है और अजीबोगरीब भी है, मजेदार भी है, लेकिन मैं आपको एक बड़ी कमाल की सीक्रेट बताना चाहता हूँ। वो सीक्रेट ये है कि एक एक्टर जब काम करता है तो उस काम में अपनी पर्सनल जो एक फीलिंग है वो
एक लेवल पे उसको छोड़ देनी पड़ती है उस वक्त के लिए जितनी देर वो काम कर रहा है। सपोज मैं एक शूटिंग कर रहा हूँ, अब मैं शूटिंग कर रहा हूँ, तो मैं किसी बात से मेरे ऊपर गम का एक बोझ है, कुछ भी है, तो वो है मेरे ऊपर, मतलब मेरे साथ चल रहा है, मैं बैठा हूँ, लेकिन जब मेरा शॉट आएगा, जब मुझे काम करना है कैमरे के सामने, कैमरा ऑन होगा और मुझे वो जो भी मुझे बोलना है या करना है, जो मेरा एक्शन है, जो डायरेक्टर ने कहा है करने के लिए, उस वक्त से लेकर कट तक मैं उस बात को याद नहीं कर सकता। अगर मैं उस बात को मैं याद करूंगा तो ये काम अच्छा नहीं होगा, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। क्योंकि देखिए, और फिल्म एक्टिंग होती है वो सिर्फ एक आर्ट नहीं है, उसमें बड़ी सारी चीजें हैं। मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, कोई सामने बोल रहा है, उसका कोई क्यू है, उसका कोई मार्क है, आप कहाँ तो आप पे खड़े होने आकर वो आपका मार्क है, आपने कौन सी लाइट लेनी है वो आपको देखना है, आपने किस टाइम पे पॉज लेना है वो देखना है, किस टाइम पे मोड़ना है वो देखना, बहुत सारी चीजें होती है। तो इतनी सारी चीजों को दिमाग में रखकर अगर आप अपना पर्सनल गम या बोझ अपने साथ लेकर आएंगे, तो कम से कम उस दौरान तो आपको अपने सिस्टम से निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर आप भले ही वो ख्याल आएंगे आपको कि यार ये अच्छा नहीं हुआ, ये बुरा हुआ, जो भी है। अब जैसे आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मेरा एक प्ले, बड़ा मशहूर प्ले है ताजमहल का टेंडर जी। तो उसके मैं बहुत शो कर चुका हूँ, अभी भी चलता रहता है, जब भी हम लगाते हैं तो हाउसफुल होता है, वो बहुत अच्छा प्ले है और मेन रोल मैं करता हूँ। तो जब मैं उसका पहला शो कर रहा था, पहला मतलब एकदम पहला जी, तो जब वो भी पृथ्वी थिएटर मुंबई में, तो जो कि बड़ा प्रेस्टिजियस थिएटर है, आप जानते होंगे। तो और हाउसफुल शो था और तमाम दुनिया के लोग, प्रेस वाले, ये सब देखने आए हुए थे और काफी लोग थे और टिकटें बाहर, टिकटों की मारामारी हो रही थी। तो ऐसे में मेरा पहला शो था। जब किसी एक्टर का पहला प्ले होता है तो टेंशन बहुत होती है कि कहाँ से एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट लेनी है, इस टाइम पे कैसे होना है, वहां से कैसे आना है, यहाँ से वो आएगा तो मैं क्या कहा। शो से पहले ये सब चीजें दिमाग में चल रही होती हैं। तो हर एक्टर अपनी अपनी, क्योंकि साथ में जितना करना होता है वो तो आप कर चुके एक महीना, तो अभी हर एक्टर अपने पर्सनल अपनी स्पेस में घुस जाता है, अपने साथ ही खुद ही अपने आप रिहर्स करता है मेंटली, या वहां जाकर स्टेज पे मुड़ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, खड़ा हो रहा है, वहां ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है, कुछ करता है। तो ऐसे में क्या हुआ, मेरा पहला शो था, मेरे हाथ में मोबाइल था और वो मोबाइल नया मोबाइल था और मैंने वो रखा कहीं, तो जब रखा तो फर्स्ट बेल हो गई और फर्स्ट बेल और थर्ड बेल के बीच में ऑडियंस आ जाती है, थर्ड बेल पे प्ले शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट बेल जब मैंने वो कर रहा था, रिहर्सल कर रहा था, तो मैंने कहीं रख दिया था। अब फर्स्ट बेल हुई तो मुझे लगा अब मुझे बाहर जाना है क्योंकि तो ऑडियंस आ जाएगी, तो मैं मोबाइल को ढूंढने गया, वहां मोबाइल था ही नहीं। तो मेरा नया मोबाइल, उसमें चोरी नंबर सारे होते हैं, तो आदमी को बड़ी तकलीफ होती है। अब ऐसे में आदमी का रिएक्शन क्या होता है कि किसी और का मोबाइल लेता है और अपने फोन पे फोन करता जी। तो मैंने वो किया और सामने से मुझे जवाब मिला कि साहब ये नंबर तो मौजूद ही नहीं है, किसी ने वो सिम कार्ड वगैरह निकाल के फेंक दिया जी। तो मैं समझ गया। अब दूसरा रिएक्शन क्या होता है कि आदमी मन ही मन उस चोर को, जिसको वो जानता नहीं, मोटी मोटी गालियां देता है कि साले तेरी माँ की और तेरी ऐसी की तैसी और तेरी, तो जो भी गालियां मन में मैं पूरी दे नहीं सकता यहाँ पर, लेकिन वो पूरी मोटी मोटी गालियां उसको देता है उस आदमी को जिसको वो जानता नहीं है उसको बद दुआएं देता है कि ये तेरे को मेरा मोबाइल फलेगा नहीं साले। समझे आप जी। लेकिन अब सवाल ये है कि ये सब मैं कर रहा हूँ, अब फर्स्ट बेल हुई, सेकंड बेल हुई, अब थर्ड बेल हो गई और मैं अभी भी मोबाइल में खोया हुआ हूँ। तो मैंने अपने आप से कहा, मैंने कहा राकेश बेदी, अगर ये शो करना है तो एक कैंची लो, इमेजिनेटिव कैंची लो और अपने मोबाइल से उसका जो धागा जुड़ा हो उसको काट के फेंक दो। वो मोबाइल तुम्हारा नहीं था, ऐसा अगर तुम अपने आप को नहीं बोलोगे तो ये शो खराब हो जाएगा। मेरी एक फिल्म थी बुलंदी जी, बुलंदी, उसकी शूटिंग के दौरान मेरी माँ की डेथ हो गई दिल्ली में। उसी दिन शाम को, सुबह मैंने क्रिमेशन की और उस दिन शाम की शूटिंग थी, नाइट शूटिंग थी फिल्म सिटी में।
तो मुझे वापस आना पड़ा। तो फिर फॉर्मूला वही है कि मैं भले ही गम कोने में बैठा हूँ, गम में डूबा हूँ, लेकिन जब शॉट आएगा तो मुझे वो निकालना है अपने मन से। निकालना है। तो ये एक्टर की जिंदगी का हिस्सा है, मतलब कनेक्शन ये और डिसकनेक्टिविटी ये करना ही पड़ता है जी, ये नहीं होगा तो फिर काम कैसे होगा, मुझे बताइए। जब आपने अपना करियर शुरू किया था और आज आप जहाँ हैं, सलोंग जर्नी, आपने जो कुछ सोचा था वो आपको मिल गया सब? मैंने कुछ सोचा ही नहीं था जी। अच्छा। मुझे तो लग रहा है कि जो भी मिला वो बोनस है अच्छा। ना। क्योंकि देखिए ऐसा है कि आदमी सपने लेकर तो आता ही है और मैंने सपने थे, फिर मैं FTI पूना में गया फिल्म इंस्टीट्यूट में, वहां से मैंने कोर्स किया, फिर यहाँ पर आया, फिर स्ट्रगल की, जो भी फिर काम मिलना शुरू हुआ। तो ये एक प्रोसेस तो है ही, वो जर्नी है, उससे गुजरना पड़ता है, बड़ी मजेदार जर्नी है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है जो मैं अपने आप को समझता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो 40 साल से हॉलिडे पे, बिकॉज आई एंजॉय माई वर्क सो मच। तो काम तो वो आदमी करता है जिसको काम करना पड़ता है। मैं तो काम कर नहीं रहा, मैं ये मेरा शौक है। जब मुझे मेरे काम से मोहब्बत है तो एक बड़ा लेसन इस बात से ये निकलता है, अगर कोई सुन रहा हो, ये है कि अगर आप अपने काम को एंजॉय करें, सिर्फ एक्टिंग एंजॉय करने के लिए नहीं है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी अपने काम को एंजॉय कर सकता है। काम को अगर हम एंजॉय करेंगे, हर मोमेंट को एंजॉय करेंगे, लेकिन एंजॉय कैसे करना वो आपको सीखना पड़ेगा। अगर कोई ये कहे कि साहब मेरा काम में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, ये तो पॉसिबल है नहीं, अब आप कहें कि मुझे पहाड़ी के ऊपर जाना है और रास्ते में एक भी पत्थर ना हो, मैं एक भी बार भी स्लिप ना हूं, मैं एक भी बार गिरूं ना, एकदम स्मूथ रास्ता हो, ऐसी पहाड़ी तो कोई दुनिया में है ही नहीं। Okay, so is there anything that you have never told to anyone but you want to tell? कुछ भी ऐसा लाइफ में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है जी। मैंने एक नाटक लिखा है अभी, मैं 5-6 नाटक लिख चुका हूँ, ये पीछे एक बोर्ड लगा हुआ वीडियो भी, ये भी मेरा है जी। फिर मैंने प्ले, मेरा जो आपने देखा था USA में, आपने भी देखा था जी, जी। मेरा वो मतलब नहीं था जी, मेरा लिखा हुआ है जी। उसके बाद मैंने एक प्ले लिखा, जब भी सेपरेटेड, फिर लिखा पत्ते खुल गए, फिर लिखा शिमले कॉफी हाउस, अभी मैंने एक और प्ले लिखा, एक लाइन लिखी है बड़ी खूबसूरत। अच्छा। वो लाइन मैं आपको बताऊं, वो बड़ी 2 एक्टर्स का प्ले है वो मैं अभी करूंगा जब ये हालात ठीक हो जाएंगे तो उसमें लाइन इतनी खूबसूरत है कि वो लड़की बोलती है अपने लवर को, उसका लवर उसको बोलता है कि मैं तेरे बारे में सब कुछ नहीं जानता, मुझे लगता था कि मैं तेरे बारे में सब जानता हूँ, लेकिन मुझे आज लग रहा है कि मैं तेरे बारे में सब कुछ नहीं जानता। तो वो लड़की उसको जवाब देती है कि कहती है कि हर आदमी के चेहरे पे इतने नकाब होते हैं, हर आदमी, वो सारे के सारे नकाब, वो सारी सीक्रेट लेकर अपनी ग्रेव में जाता है, अगर वो सबको पहले ही बता दे तो लोग उसको जिंदा ही दफना देंगे। That is so true. My God, so deep. हर मेरे चेहरे पे भी बहुत सारे नकाब हैं और आपके चेहरे पे भी हैं, हर आदमी के चेहरे पे। तो आप हर अपनी सीक्रेट जो है अगर सब कुछ बता दोगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा आपका दुनिया में, है ना कहावत जी। हर आदमी उतना ही नंगा, उतना ही गंदा, उतना ही अच्छा, उतना ही बुरा। मीठा या नमकीन, आपको क्या पसंद है खाने में? मीठे का तो पाक दीवाना हूं मैं। अच्छा, चूज वन, शेयर योर माइंड और लेट इट बी। नहीं, मैं शेयर करता हूँ। यू शेयर करते हैं? मैं काफी शेयर करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं जो छुपा के रखता हूँ। Okay, so what make you angry? What makes me angry? मुझे अगर गुस्सा आता भी है तो बहुत कम देर के लिए आता है। लगता नहीं आपको गुस्सा आता होगा शायद। नहीं, आता है जी, आता है हर इंसान को। देखिए वो एक बड़ी अच्छी कहावत है, मैं आपको बताता हूँ। कहावत ये है कि wise is a man who won't be angry, but fool is a man who can't be angry. You can't be angry. Or what makes you relaxed?
इजी। मैं बताऊं, कभी कभी मैं बहुत बहुत छोटी चीजों में रिलैक्सेशन ढूंढता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। अगर मेरी ये शर्ट का बटन टूट जाए ना, तो मेरी 2 बेटियां और एक बीवी घर में है जी। और कुछ एक मेड वेड भी हैं, हेल्प है, डोमेस्टिक हेल्प। मैं किसी को नहीं बोलता ये लगाने के लिए, मैं खुद ही लगाता हूँ। और फिर वो सुई में धागा डालने में जो एफर्ट लगता है, हालांकि मुझे मालूम है अपनी बीवी को बोलूंगा तो 1 सेकंड में कड़क करके वो सेम हो कर देगी, जाएगा। लेकिन मुझे बहुत वक्त लगेगा, लेकिन वो मैं लगाता हूँ वो वक्त। तो आप एक नहीं, तालिब मुझे इल्म की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसा नहीं है, किचन में जाना मेरे लिए अलाउड नहीं है, मुझे मना कर देते हैं अच्छा। किचन में जाने। हाँ, वरना आप मीठा क्यों? खाएंगे वहां जाकर? नहीं, वो इसलिए क्योंकि मैं वहां जाता हूँ तो बहुत ज्यादा गंद फैला देता हूँ। और अभी एक दिन गया था तो मैं कुछ काटा था, उंगली काट ली मैंने बुरी तरह से लॉकडाउन के पीरियड में। नहीं तो नहीं, मेरी आना भी चाहिए। सो अगर आपका पास स्टेज है, टीवी टेलीविजन है और फिल्में हैं, अगर आप 1 2 3 नंबर पे देना चाहें तो इसका सीक्वेंस क्या होगा आपकी लाइफ में? मतलब फिल्म, टीवी एंड थिएटर? नहीं, सीक्वेंस तो जी ये बदलता रहेगा। बदलता ये रहेगा, मतलब आप बल्कि तो इक्वली है। मैं ये कहता हूँ कि तीनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। करेक्ट। अब देखिए, एक बड़ी छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ आज। अ गुड फिल्म इज फॉर पोस्टेरिटी। चश्मे बदूर, एक दूजे के लिए, ये फिल्म अभी आपने इनका जिक्र किया, ये फिल्में कभी मरेंगी नहीं, इनकी शेल्फ लाइफ हमेशा रहेगी। तो आप एक अच्छी फिल्म अगर करते हैं, जैसे शोले है या मदर इंडिया है या मुगले आजम है या और ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं हमारे यहाँ पर, 3 इडियट्स है, इन फिल्मों की शेल्फ लाइफ कभी खत्म नहीं होगी। तो एक गुड फिल्म इज फॉर पोस्टेरिटी, हमेशा के लिए होती है। बाकी टेलीविजन जो है, टेलीविजन का प्लस पॉइंट यह उसकी पहुंच बहुत ज्यादा है। हालांकि है थोड़े समय के लिए, लेकिन पहुंच बहुत ज्यादा। और थिएटर का ये है कि वो जो किक मुझे मिलेगी, इमीडिएटली मिल जाती है। एक किक जो मिलेगी, एक अच्छा प्ले जो है, परफॉर्मेंस, वो पूरी बोतल का नशा होता है, पूरी बोतल का। बताता हूँ, अभी भी मैं जब बोल रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जब हमने वॉशिंगटन में उसका शो किया था, तो मैं स्टेज पे खड़ा हुआ था। शो करने के बाद लोग मिलने आ रहे थे, तो एक मेरे कंधे पे जोर से हाथ पड़ा पीछे से। तो मैंने टच किया तो एक लेडी थी, वो ब्लाइंड थी। उसने ऐसे हाथ मारा होगा तो मेरे कंधे पे जोर से लगा। उसने जानबूझ के नहीं मारा, उसने ऐसे हाथ लगा, जोर से लगा। तो उसने मुझे जो बात कही, उसने कहा, राकेश जी, मैंने आपके प्ले के बारे में इतना सुना है कि मैं आपका प्ले सुनने आई हूँ आज। मैं देख तो सकती नहीं, तो मैं सुनने आई हूँ। तो ये किसी भी एक्टर के लिए, राइटर के लिए, डायरेक्टर के लिए, ये अपने आप में एक, जैसे मैंने कहा, पूरी बोतल का नशा है। तो एक ऐसा प्ले था जो बहुत दिन के बाद हम उसमें हंसे भी और आग भी नम हुई थी। तो थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल प्ले। और अब आप बताइए कि जो इतने सारे प्ले आप लिख रहे हैं, नया क्या आ रहा है हमारे लिए? देखिए, मैंने ये लॉकडाउन में एक प्ले, ये 2 एक्टर का मैंने जिक्र किया आपकी इस इंटरव्यू में, 2 एक्टर का प्ले, वो मैंने उसको कंप्लीट किया। और उसके अलावा मैंने 2 प्ले और लिखे। दोनों ऑलमोस्ट पूरे लिख लिए हैं मैंने। थोड़ा काम बाकी है, मे बी 10% काम बाकी दोनों प्लेज में। वो मैं कर लूंगा जब तक ये लॉकडाउन खुलेगा। इसकी तो अभी और महीना भर ले और बाकी थोड़ी बहुत शेरो शायरी की इस दौरान। थैंक यू सो मच राकेश जी। मैं कहूंगी